Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 19th of October 2022 19 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे बिना कोई समय गवाए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इन इंडिया इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है FDI इन इंडिया कैन बी अंडर बोथ ऑटोमेटिक एज वेल एज गवर्नमेंट रूट। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है FDI होल्डिंग विच फॉल्स अंडर सर्टेन थ्रेशोल्ड कैन बी रीक्लासिफाइड एज FPI। मतलब कि पहले FDI था लेकिन हो सकता है कि एक थ्रेशोल्ड से कम इन्वेस्टमेंट हो गया हो तो फिर क्या हम उसको FPI कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है। लेट मी टेल यू वन बाय वन, एक एक करके मैं आपको देखो। मैंने जब आपको FDI पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि 10% का कम से कम इन्वेस्टमेंट होता है, मोर देन 10% होता है। ठीक है ना। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रिक्लासिफाई कर दिया जाएगा अगर थ्रेशोल्ड से कम हो जाए, तो मतलब ये कह रहा है कि अगर 10% से कम हो जाए इन्वेस्टमेंट तो क्या हम उसको रिक्लासिफाई एज FPI कर सकते हैं? नहीं, देखो नहीं कर सकते। वंस अ एंट्री इज मेड इन द लिस्ट ऑफ FDI इट विल रिमेन FDI, है ना। जब एंट्री किया था तब तो वो 10% से ऊपर रहा होगा, तो इसको रिक्लासिफाई करके FPI हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ पहले FDI था अब FPI कर दिया। नहीं, वंस एन FDI इट विल ऑलवेज बी एन FDI। क्यों? क्योंकि FDI के साथ साथ नॉलेज आता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आती है, तो ये सब चीज़ें तो आ ही रही होंगी, तो दैट इज रीजन, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि ऑटोमेटिक रूट भी है और गवर्नमेंट रूट भी है, और ये भी पहला स्टेटमेंट सही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट जिसमें कह रहा है कि इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपने बता दिया। दूसरा स्टेटमेंट है अ गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और द चीफ सेक्रेटरी विल चेयर द कमीशन। ठीक है, ये भी आपने अच्छा बताया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द कमीशन विल हैव द पावर्स टू ओवर रूल डायरेक्टिव्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स इन द रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो लिखा है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के अंतर्गत बनाया गया, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बनाई गई जो ये बॉडी है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये बॉडी बनाई गई है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के अंतर्गत। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कौन से एक्ट के अंदर बनाई गई है? CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 का एक्ट है, उसके अंतर्गत बनाया गया। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्योंकि इसमें फुल टाइम जो चेयरपर्सन रहेगा ही विल बी अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल, है ना। जाकि ना कि ऐसा रैंक वैंक नहीं लिखा हुआ है, वो जिसको स्पेशल नॉलेज हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस उसको कम से कम 25 साल का होना चाहिए। ये तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग अंडर दैट प्रिटेक्स्ट। और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि ये ओवरराइड कर सकता है टू द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सही है। तीसरा सवाल है इंडियन बाइसन और गौर ये कहाँ किस रीजन में पाए जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, इंडो बर्मा, ईस्टर्न हाईलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, ट्रांस हिमालयन रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न घाट्स। तो इंडियन बाइसन या फिर गौर जो है वो वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग। आगे बढ़ते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। फ्रंट पेज की पहली खबर के साथ आगे बढ़ते हैं। पहली खबर है श्रीलंकन ऑथर विंस बुकर प्राइज। अब श्रीलंका के ऑथर हैं शेहान करुणातिलका। याद रखिएगा शेहान करुणातिलका हु हैज़ वॉन द 2022 बुकर प्राइज फॉर हिज सेकेंड नॉवेल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। याद रखिएगा शेहान करुणातिलका को दिया गया है 2022 का बुकर प्राइज फॉर हिज सेकेंड नॉवेल 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना।
दूसरा जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है वो फ्रंट पेज से ये कि हिंदी की किताबें मेडिकल साइंस के लिए अप्रूव करने वाला पहला प्रदेश मध्य प्रदेश बना है। इसके साथ ही साथ अब उन्होंने कहा है कि अब जो मेडिकल कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के उसमें धन्वंतरी पूजा भी की जाएगी। नाउ देयर इज अ न्यू रूल नाउ, एक धन्वंतरी पूजा की जाएगी मेडिकल कॉलेजेस इन मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। सो धन्वंतरी कौन है? द हिंदू गॉड ऑफ हेल्थ, ही इज नोन एज द हिंदू गॉड ऑफ हेल्थ। नाउ देयर विल बी वर्शिप ऑफ हिंदू गॉड ऑफ हेल्थ धन्वंतरी इन ऑल द मेडिकल कॉलेजेस। अब यहाँ पे जब सारंग जी बता रहे थे, मेडिकल जो हेल्थ मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि वी शुड नॉट कनेक्ट इट रिलीजियसली सिंस धन्वंतरी इज फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं कि धन्वंतरी केवल हिंदूज के हैं, धन्वंतरी सभी के लिए है ना। ही इज द गॉड ऑफ हेल्थ, ही इज फॉर एवरीवन, देन देयरफॉर इट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द रिलीजन। सो दिस इज द थिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट पेज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस वाली न्यूज़ में, जो मैं अभी धन्वंतरी को ले, क्या आप लोग इसको हो सकता है अदरवाइज लें। एम्स में अभी भी, एम्स में जब आप जाएंगे ना, दिल्ली में एम्स आप जाके देखेंगे तो एम्स में अभी भी धन्वंतरी की ही ओथ ली जाती है एंड धन्वंतरी जी की पूजा भी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ है जो मध्य प्रदेश शुरू कर रहा है। एम्स दिल्ली जो कि सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूट्स और हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, एम्स दिल्ली, वहाँ पे अभी भी धन्वंतरी की ही पूजा होती है और धन्वंतरी का वहाँ पे ओथ भी लिया जाता है। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। तो इसको ऐसे कनेक्ट नहीं करने का, इसको समझो इस तरीके से, है ना। आगे मूव करते हैं। गवर्नमेंट स्टार्ट स्प्रेइंग बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन इन द फील्ड्स एज AQI रिमेन्स पुअर। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि एक इंस्टीट्यूट है पूसा इंस्टीट्यूट, जो कि एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का। उसने एक पूसा बायो डिकम्पोजर बनाया था। क्या बनाया था? पूसा बायो डिकम्पोजर बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो बनाया गया था, इसका काम क्या था? इसका काम ये था बेसिकली जो स्टबल बर्निंग होती है उसको रोकने के लिए। तो जैसे ही फील्ड्स में आप इसको कर देंगे, जैसे ही आप इसको फील्ड में छिड़क देंगे, तो जो स्टबल का पार्ट बचता है लास्ट में वो उसको डिकम्पोज कर देगा, ठीक है ना। दैट वाज द बेसिक थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस, ठीक है। अब इसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि अभी एयर क्वालिटी जो है वहाँ की पुअर है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट हैज़ बीन यूज नाउ। और इसको बनाया किसने? पूसा इंस्टीट्यूट ने, जो कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में जो सवाल आना चाहिए, या अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए रिवाइज कर देता हूँ। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, जब वो निकाला जाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको निकालता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालता है। उसमें अलग अलग मतलब ग्रेड्स हैं, मतलब कि गुड क्वालिटी है, एक सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी है, मॉडरेट क्वालिटी है, फिर पुअर क्वालिटी है, फिर वेरी पुअर है, फिर सीवियर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू लिखिए कि अगर 0 से 50 है तो गुड है, 51 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 है तो मॉडरेट है, 201 से 300 है तो पुअर है, 301 से 400 है तो वेरी पुअर है, और 401 से बड़ी है तो सीवियर है। और अगर आप देखेंगे दिल्ली वाला जो रीजन है कैपिटल की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा या तो पुअर रहते हैं या पुअर के ऊपर रहती है, मतलब 200 से तो ज़्यादा ही रहती है, 201 से, ठीक है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू दैट एज वेल। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट्स आते हैं। एक तो PM2.5 और एक PM10 आ गया आपका, 2 तो ये हो गए। तीसरा आपका NO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया। फिर एक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO हो गया, और एक आपका ओजोन यानी कि O3 हो गया। फिर एक आपका अमोनिया यानी कि NH3 हो गया, NH3, और एक आपका लेड यानी कि PB हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो जो कंफ्यूज करेगी, यहाँ पे CO2 नहीं है। तो याद रखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स में CO2 नहीं होता है। यूपीएससी जब भी आपको स्टेटमेंट देगा ना तो CO2 ज़रूर डाल के देगा, तो उसको अपने को कन्फ्यूज़ नहीं करना है, उसको याद रखना है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी कि वो नहीं है CO2, और बाकी ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं आज, तो उनको देखते जाइए। अब यहाँ पे हम स्टेट्स वाले न्यूज़ में देखेंगे। जापान ने GI टैग मांगा है निहोंशु के लिए, विच इज़ एन एल्कोहलिक बेवरेज। अब यार ये बड़ी बात है, क्यों? क्योंकि जापान GI टैग मांग रहा है। जापान यूनेस्को का कोई टैग नहीं मांग रहा है, GI टैग, मतलब इंडिया में उसने अप्लाई किया है। तो द एम्बेसी ऑफ जापान जो कि न्यू दिल्ली में है, उसने फाइल किया है GI टैग के लिए एप्लीकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर जापानीज निहोंशु विच इज़ एन एल्कोहलिक बेवरेज। जापानीज निहोंशु विच इज़ एन एल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है ना।
It's the first time that a product from Japan has filed for a tag of geographical indication in registry जो कि चेन्नई में है लोकेटेड, वहाँ पे अप्लाई किया। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जापानीज़ किसी आइटम के लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो बनता है, ये बनता है फर्मेंटेशन से, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस जैसे सारी वो बनते हैं अल्कोहलिक बेवरेज, वैसे ये भी बनता है। एंड निहोंशु इज रिगार्डेड एज अ स्पेशल एंड वैल्यूएबल बेवरेज फ्रॉम जापान। और इसको बनाने के लिए 3 मेजर रॉ मटेरियल्स लगते हैं। 3 रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? राइस, कोजिकिन विच इज़ अ टाइप ऑफ फंगल स्पोर, याद रखेगा कोजिकिन, अगर आपसे पूछते कि कोजिकिन न्यूज़ में तक काहे से रिलेटेड है, इट्स अ टाइप ऑफ फंगल स्पोर। राइस, कोजिकिन और वाटर, 3 चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है बनाने के लिए, राइस, कोजिकिन एंड वाटर। अब इन्होंने ये कहा कि जो, हाँ, अगर ये आप जीआई टैग बोलोगे तो फिर इसमें जो राइस और कोजिकिन यूज़ होना चाहिए वो यूज़ जापान का होना चाहिए। अब देखो ये कई बार एक स्ट्रैटेजी भी होती है इकोनॉमिकली इसको डेवलप करने की। अब देखो जापान ने जीआई टैग मांग लिया, जीआई टैग अगर मिल जाता है तो कल से भाई इंडिया में भी डिमांड हो जाएगी, है ना। एक तो किसकी डिमांड हो जाएगी? निहोंशु की। अब निहोंशु की डिमांड होगी तो निहोंशु प्रोड्यूस करने के लिए राइस और कोजिकिन कहाँ से आएगा? वो भी आपका जापान से लाना पड़ेगा, तभी तो जीआई टैग का मतलब है। तो एक तरीके से एक तीर से 3-4 निशाने मार रही है जापान। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। हमको भी अप्लाई कर देना चाहिए दूसरी कंट्रीज में जा करके। तो ये याद रखेगा, एक पैरेलल मल्टीपल फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है निहोंशु को। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। एंड ये टैग जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन इसलिए देखो बोला वही बात है, द राइस एंड कोजी शुड ओरिजिनेट इन जापान। जो इन्होंने कहा है कि मिल तो जाएगा, लेकिन जो राइस एंड कोजी है वो दोनों जापान से ही आने चाहिए। तो दिस इज व्हाट दे हैव सेड, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है ग्रेजिंग एनिमल्स की टू लॉन्ग टर्म सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी, आईआईएससी स्टडी। अब आईआईएससी और सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज और दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज जो कि आईएससी का है, उसने एक रिसर्च की है। और रिसर्च में उन्होंने ये बताया कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है दे आर की फॉर द लॉन्ग टर्म सॉइल स्टेबिलिटी। ग्रेजिंग एनिमल्स आर की फॉर द लॉन्ग टर्म सॉइल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। अब कैसे इन्होंने ये पता लगाया? इन्होंने बोला कि जब एक्सपेरिमेंटल रिमूवल किया गया ग्रेजिंग बाय हर्बीवोर्स, मतलब कि जब हर्बीवोर्स को हमने रिमूव किया या उनकी ग्रेजिंग रोक दी, तो ये देखने को मिला कि जो सॉइल था उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन शुरू हो गए थे इन द लेवल ऑफ सॉइल कार्बन। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सॉइल है वो कार्बन के सिंक के रूप में काम करती है। बहुत सारा कार्बन उसने अपने अंदर दबा रखा है ना। कार्बन का सबसे बड़ा सिंक तो एक तरीके से कहना चाहिए सॉइल ही है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंक ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पे ऑथर ने यही कहा कि जब ग्रेजिंग एनिमल्स को हटाया गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, तो वहाँ की जो सॉइल थी उसमें डिसप्रपोर्शनेट फ्लक्चुएशन देखने को मिला, इंक्रीज देखने को मिला। द फ्लक्चुएशंस इंक्रीज्ड इन द लेवल ऑफ सॉइल कार्बन, ठीक है ना। सॉइल कार्बन के लेवल में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दिस वॉज द प्रॉब्लम विच हैपेंड, है ना। एंड आपको ये पता नहीं है, सॉइल जो है इट कंटेन्स मोर कार्बन देन ऑल प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर कंबाइंड। तो सारे प्लांट्स और एटमॉस्फेयर कंबाइंड से ज़्यादा सॉइल जो कार्बन है वो केवल और केवल ये अर्थ, मतलब ये सॉलिड वाले पार्ट के अंदर है, सॉइल के अंदर है, ठीक है ना। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर इट्स परसिस्टेंस, इसीलिए इसका परसिस्टेंस बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द की फैक्टर, दैट की रोल विच इज प्लेड इज बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि इसमें की फैक्टर होता है आपका फ्लक्चुएशंस में नाइट्रोजन भी की फैक्टर होता है। और जैसी सॉइल की कंडीशन होती है तो आइदर नाइट्रोजन स्टेबलाइज कर सकता है या डिस्टेबलाइज कर सकता है। और ये देखा गया कि अगर ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वहाँ पे तो वो अमूमन जो नाइट्रोजन है वो स्टेबलाइज करता है। तो ग्रेजिंग एनिमल्स के होने का बहुत बेनिफिट है। 6 स्पाइडर स्पीशीज डिस्कवर्ड अक्रॉस द कंट्री। अब कंट्री में 6 स्पाइडर स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, डिस्कवर किया गया है। सेंटर फॉर एनिमल टैक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी ने बताया, ठीक है ना। रैक्रोनोलॉजिस्ट हैं जो, उन्होंने ढूंढा है। सेंटर फॉर एनिमल टैक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी के हैं ये, जो कि केरला में इस्टेब्लिश्ड है। वहाँ के रिसर्चर्स ने ये खोजे हैं, ठीक है ना। अब कुछ तो स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी गारो हिल्स ऑफ मेघालय में, है ना। और वहाँ पे सियाम स्पिनॉप्स, याद रखिएगा, सियाम स्पिनॉप्स जीनस के जो स्पॉटिंग की गई है। सियाम स्पिनॉप्स नाम के जीनस के
स्पाइडर्स की स्टडी की गई है और वहाँ पे ये खोजे गए हैं। सियाम स्पिनॉप्स गैरोएंसिस, याद रखिएगा सियाम स्पिनॉप्स गैरोएंसिस। तो ये नाम या लिख लीजिए आप लोग, क्यों? क्योंकि कई बार यूपीएससी पूछता है ये क्या है, ये काहे से रिलेटेड है। तो सियाम स्पिनॉप्स गैरोएंसिस जो है ये बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फ्लैट स्पाइडर्स, याद रखिएगा फ्लैट स्पाइडर्स सेलिनोपीडे। तो फ्लैट स्पाइडर सेलिनोपीडे उस फैमिली को बिलोंग करता है ये सियाम स्पिनॉप्स गैरोएंसिस। तो ये आप लिख लीजिए। दो स्पीशीज स्पाइडर के हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द जंपिंग स्पाइडर्स। जंपिंग स्पाइडर मतलब साल्टीसीडे, याद रखिएगा साल्टीसीडे है ना। तो साल्टीसीडे इज जंपिंग स्पाइडर्स, दे वर डिस्कवर्ड फ्रॉम थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड कुरीचियाड फॉरेस्ट रेंज ऑफ केरला। कुरीचियाड फॉरेस्ट रेंजेस ऑफ द केरला, वायनाड यानी केरला, ठीक है ना। कुरीचियाड कहाँ पर है? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, ठीक है। तो ये साल्टीसीडे याद रखेगा। अब इनके नाम क्या है? एफ्राफ्लासिला मियाजलारेंसिस, याद रखिएगा एफ्राफ्लासिला मियाजलारेंसिस, ठीक है ना। ये थार स्पीशीज का नाम है। और एफ्राफ्लासिया कुरीचियाडेनेंसिस ये है आपका वायनाड स्पीशीज का नाम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दीज आर द नेम्स बस याद रखो, बाकी इनके प्रॉपर्टीज ये सब तो नहीं पूछेगा। जो स्पाइडर नेक्स्ट स्पीशीज इन्होंने ढूंढी है वो है बिलोंग टू द फेदर लेग्ड स्पाइडर्स यूलोबोरिडे। यूलोबोरिडो इज अ फेदर लेग्ड स्पीशीज एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसका नाम है फिलोपोनेला रोस्ट्रेलिस, फिलोपोनेला नॉस्ट्रेलिस, जो कि प्रेजेंस ऑफ बीक लाइक स्ट्रक्चर के कारण इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो फिलोपोनेला रोस्ट्रेलिस इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एंड स्पाइनी लेग्ड स्पाइडर्स यानी कि ऑक्सियोपीडे स्पाइनी लेग्ड स्पाइडर्स जो है ऑक्सियोपीडे, दे हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम थुम्बरूर मुझी बटरफ्लाई गार्डन नियर अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। अथिरापल्ली वाटरफॉल्स कहाँ पर है ये आपके लिए सवाल है। अथिरापल्ली वाटरफॉल्स कहाँ पर है? इतनी देर से हम उसी की बात कर रहे हैं तो आपको बताना अथिरापल्ली वाटरफॉल्स कहाँ पर है। दिस इज द क्वेश्चन, आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। एडिटोरियल पार्ट में देखो, पहला ये बिल्कुल छोड़ देना, कांग्रेस फैमिली का रियूनियन बिल्कुल छोड़ देना आप। दूसरा भी बिल्कुल छोड़ देना, डायर नीड ऑफ 1962। चाइना की वॉर की है लेकिन एयर मार्शल साहब जो हैं, एयर वाइस मार्शल साहब जो हैं थोड़ा सा ये इमोशनल हो गए थे, इसलिए कुछ भी मतलब लिख दिया है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी लिखा हुआ है आर्टिकल में, और यहाँ पे इसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है यूपीएससी और आपके एग्जाम से, ठीक है ना। तो कोई बिल्कुल यूपीएससी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसमें। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो भी रिसेंटली जो आरिफ मोहम्मद जी का ये कहना है कि भैया मैं अपना प्लेजर खींच लूँगा, तो उसके बारे में बस उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर दैट। आर्टिकल 164 ज़रूर लिखता है ये शब्द कि हाँ चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर on chief minister's advice, and ये लिखता है कि the minister shall hold the office during the pleasure of the governor। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है बाय वेरियस जुडिशियल, जो बहुत जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है, जुडिशियल जजमेंट्स हैं, उनके द्वारा कई बार कहा गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था ना एक बार गवर्नर को कि जो मेजॉरिटी है हाउस की वो फ्लोर ऑफ द हाउस में ही टेस्ट की जा सकती है। वो गवर्नर नहीं बताएगा कि मेजॉरिटी आप क्लेम करते कि नहीं है, तो फ्लोर ऑफ द हाउस में जाकर के वोटिंग हो और उसके बाद पता चले। सेम कई बार उसने ये भी कहा कि गवर्नर जो है वो केवल और केवल एडवाइस ले सकता है चीफ मिनिस्टर की, या एडवाइस ले सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही वो किसी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। जो टर्म यूज़ किया गया है प्लेजर ऑफ द गवर्नर, वो एक्चुअली में प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो ओके, तो दैट इज एक्चुअली प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर अपने ही किसी मंत्री को रिमूव करे ऐसा लिखना तो सही नहीं होगा, इसलिए उसको प्लेजर ऑफ द गवर्नर लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की, देखो अभी जो बिल था, अभी जो बिल जिसको अप्रूव नहीं कर रहे थे आरिफ मोहम्मद जी, वो रिलेटेड था यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है ना। अब ये बात सही है कि चांसलर होता है यूनिवर्सिटी का गवर्नर। गवर्नर कौन होता है? यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। बट ये चीज़ ऑथर ने कही है कि ये चीज़ तो यार लेजिस्लेशन डिटरमाइन करेगा ना कि आप चांसलर की क्या पावर्स होनी चाहिए या चांसलर कौन होना चाहिए, ऑल टुगेदर चांसलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे भी आप तो एक्स ऑफिशियो हो, चांसलर इसलिए हो, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑथर ने ये भी कही है
कि अगर आप बहुत सारी कमीशंस देखें, जैसे आप एमएम पुंछी कमीशन देखें, तो पुंछी कमीशन ने तो यही रिकमेंडेशन दिया था कि चांसलर की पोस्ट से हटा देना चाहिए गवर्नर को बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो ये बहुत हाई टाइम है कि ये ऐसे रिफॉर्म्स हों, और ऐसे में गवर्नर इसको इंस्टॉल करके रखें, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने एक चीज़ और कही कि भैया आप जो करना है बिल के साथ करो ना, बट उसको इंस्टॉल मत करो, उसको रोक के ऐसे मत रखो, पॉकेट वीडियो का प्रयोग करके आपने रोक लिया तरीके से। तो ये बहुत चीटिंग हुई टू द कॉन्स्टिट्यूशन, चीटिंग टू द पार्लियामेंट, चीटिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे दो न्यूट्रॉन स्टार के मिलने पे, जब अभी रिसेंटली 2017 में आपको याद होगा वो आपका वेव्स जो ग्रेविटेशनल वेव्स बनी थी, है ना, बिकॉज ऑफ द मर्जर ऑफ द टू न्यूट्रॉन स्टार्स। तो यहाँ पे बात पहले तो चल रही है न्यूट्रॉन स्टार की। क्या होता है न्यूट्रॉन स्टार? देखो मैं आपको वो बता दूं। देखो क्या होता है कि एक तो आपका प्रोटो स्टार होता है। पहले प्रोटो स्टार धीरे धीरे अपनी लाइफ पूरी करता है और ऐसे मेन सीक्वेंस में जाता है। मेन सीक्वेंस के बाद फिर उसका धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम जो है सब खत्म हो जाएगा, है ना, तो एक रेमिनेंट स्टार बचता है। अब देखो क्या होता है कि ये प्रोटो स्टार किस साइज का था वो डिटरमाइन करता है कि रेमिनेंट स्टार किस साइज का होगा। तो अगर प्रोटोस्टार की साइज 8 से 20 गुना के बीच में है, 8 to 20 टाइम्स द साइज ऑफ सन है, मतलब सन से 8 to 20, तो जो आपका रेमिनेंट स्टार बनता है वो 1.44 टाइम्स से 3 टाइम्स ऑफ सन तक बनता है, ठीक है ना, रेमिनेंट स्टार। ये 1.44 आपकी चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। मतलब इसके नीचे अगर रेमिनेंट स्टार बन रहा है तो वो वाइट डॉर्फ स्टेट में जाएगा। 1.44 से ऊपर का बन रहा है तो वो न्यूट्रॉन स्टार के कैटेगरी में जाएगा, और न्यूट्रॉन स्टार के बाद फाइनली उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी होगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। प्रोटो स्टार से लेकर के रेमिनेंट स्टार की कहानी है, और प्रोटो स्टार की साइज अगर 1 से 8 गुना है द साइज ऑफ सन, तो यहाँ पे आपका वाइट डॉर्फ बनता है, क्योंकि इसकी साइज लेस देन 1.44 आती है। अगर ये प्रोटो स्टार आपका 8 से 20 गुना है तो फिर यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन स्टार बनता है और सुपरनोवा एक्सप्लोजन बनता है, क्योंकि यहाँ पे 1.44 टाइम्स सन से 3 टाइम्स ऑफ सन रहता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो दैट ये, और 20 गुना से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो सीधे आपका 20 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 20 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है। और अगर 20 गुना से ज़्यादा हो जाएगा तो सीधे आपका क्या बनेगा? इट विल बी लाइट विल नॉट पास एट ऑल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। लाइट विल नॉट पास एट ऑल का मतलब क्या होता है? ब्लैक होल। तो लाइट विल नॉट पास एट ऑल जब 20 गुना से ज़्यादा के ऊपर का सन है तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होगा। तो ये होगा आपका न्यूट्रॉन स्टार। और ये न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर से आपको पता होना चाहिए कि एक तो इट रिजल्ट्स इन द जेट और मटेरियल विच मूव्स विद द स्पीड ऑफ एज हाई एज स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो यहाँ पे इस पेपर का सिग्निफिकेंस यही है कि नाउ द साइंटिस्ट हैव रियलाइज दैट न्यूट्रॉन स्टार मर्जर कैन रिजल्ट इन मटेरियल मूविंग विद स्पीड एज हाई एज 0.9997 c, यानी कि c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड 0.999, मतलब कि बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लगभग, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोर्ट्स कैन नॉट इशू डायरेक्शंस टू फ्रेम यूनिवर्सल सिविल कोड। अब यूनिवर्सल सिविल कोड आपको पता है डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के अंदर है। सिविल मैटर्स कौन से मैटर होते हैं? जो फैमिली, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, इन सबसे रिलेट करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि एक जैसा रूल सारे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो स्टेट है उसका ये कहना है कि भाई ये देखो, आप हमको, कोर्ट हमको सजेस्ट कर सकती है, लेकिन कोर्ट आपको मैंडेमस इशू करके, मैंडेमस मतलब रिट, कि ये इशू करके नहीं बोल सकती कि ये मैंडेटरी करना, ऐसा लॉ पास करो। तो ये चीज़ जो है ये डोमेन लेजिस्लेचर का है, लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये यूनिवर्सल सिविल कोड और आर्टिकल 44 ये सब है, ये डीपीएसपी के अंदर आते हैं। ये मतलब कि ये जस्टिसिएबल या बिल्कुल आप बोल सकते ऐसा नहीं है ना, दे आर नॉट लाइक दैट। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कही है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। रेलवे ने अनाउंस किया है क्लोजर ऑफ COF MOW। क्या है COF MOW? COF MOW इज सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन
फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स, न्यू दिल्ली में है ये, और ये 1 दिसंबर 2022 से इसको बंद कर दिया गया है। सारे टेंडर्स इसके बंद कर दिए गए हैं। और रेलवे मिनिस्ट्री को अभी सजेशन दिया गया था प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा कि भैया आप रेशनलाइज करिए और ऐसी बॉडीज़ को जो कि काम की नहीं रह गई उनको बंद कर दीजिए। तो COFMOW 40 साल के बाद, लगभग 4 डिकेड के बाद इसको बंद किया जा रहा है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। और इसके जो लोग रहेंगे उनको अब रिपैट्रिएट या रीशफल किया जाएगा अलग अलग दूसरे कहीं जगहों पे, है ना, ये आप याद रखिएगा। अब ये इंटरनेशनल सोलार अलायंस, पहले तो याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलार अलायंस में वो कंट्रीज आती हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी पार्शली या फुल्ली आने वाली कंट्रीज है वो इसके मेंबर बने, ठीक है ना। इंडिया में इसका बिल्कुल वो रखा गया है, हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही रखा गया है, गुरुग्राम, आपको पता होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलार अलायंस को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर उस समय जो हेड थे उनके साथ, मतलब जो पेरिस क्लाइमेट डील थी वहाँ पे इसको अनाउंस किया गया था। एंड अभी यहाँ पे एक सोलार फैसिलिटी, पेमेंट की फैसिलिटी, पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म लाया जा रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जा सके सोलार प्रोजेक्ट्स में, ठीक है ना। अब 2 फाइनेंशियल कंपोनेंट्स रहेंगे इसके सोलार पेमेंट गारंटी के। इसके एक सोलार पेमेंट गारंटी फंड रहेगा और एक सोलार इंश्योरेंस फंड रहेगा। मतलब तो सोलार पेमेंट गारंटी फंड और एक सोलार इंश्योरेंस फंड रहेगा। तो ये 2 फैसिलिटी के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और रीज़न बीइंग कि क्यों किया गया, ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े और लगभग $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट खींचने की ज़रूरत है बाय 2030। दैट इज़ अ थिंग। Giraffes brought to India by Britishers may belong to endangered species. अब 150 years ago, British colonialists brought batches of what they thought were a single species of the northern giraffe to India, है ना। अब उन्होंने नदन जिराफ की स्पीशीज़ लेकर के आए, है ना। अब अफ्रीका से लाए थे। अब अभी अगर आप देखें तो दे नाउ कंप्राइज ऑफ अ कैप्टिव पॉपुलेशन ऑफ 29 नदन जिराफ्स अक्रॉस द कंट्री। हमारी कंट्री में 29 नदन जिराफ्स है कंट्री में, ठीक है ना। अब रिसेंटली एक जीनियालॉजिकल स्टडी की गई थी, लार्जेस्ट कैप्टिव हर्ड इन इंडिया, वो अलीपुर जोलॉजिकल गार्डन जो है कलकत्ता में, वहाँ पे स्टडी की गई और उसमें कंफर्म किया गया कि जो जिराफ है इस फैसिलिटी में, मतलब कि एटलीस्ट जो अलीपुर जोलॉजिकल गार्डन में, दे आर नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। न्यूबियन जिराफ उनको वो कहा जाता है, न्यूबियन जिराफ, यानी कि जिराफ कैमेलो पारडालिस, ये जो नाम रखा गया है जिराफा कैमेलो पारडालिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, न्यूबियन जिराफ, है ना। और एक इंडेंजर्ड है रॉथस्चाइल्ड जिराफ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा न्यूबियन जिराफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इंडेंजर्ड है आपका रॉथस्चाइल्ड जिराफ, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। न्यूबियन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रॉथस्चाइल्ड जो है वो आपका इंडेंजर्ड है। तो दैट इज़ इन द IUCN लिस्ट एज वेल, तो वो आप देख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, है ना। अब अगले हफ्ते FATF की मीटिंग होगी जिसमें उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा पाकिस्तान को। FATF 1989 में बना था, है ना, याद रखिएगा, G7 के इनिशिएटिव पे बना था। जब इसको बनाया गया था तो इसमें केवल आपका मनी लॉन्ड्रिंग इंक्लूड किया गया था। 2001 में इसको एक और काम दे दिया गया, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स है जो मैं बता रहा था, आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक न्यूज़ देखिए, यहाँ पे छूट रही थी वैसे, ऑस्ट्रेलिया नॉट टू रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज इजराइल्स कैपिटल। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इट वुड नॉट रिकॉग्नाइज वेस्ट जेरूसलम एज इजराइल्स कैपिटल, है ना। अभी रिसेंटली उन्होंने मना कर दिया इस चीज़ को करने के लिए। एंड वही है कि जो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी अंडरमाइन हो रही है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कोई और न्यूज़ आर्टिकल्स है कि नहीं है, ठीक है। सो एनीवेज नाउ वी आर गुड फॉर टुडे, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। रॉजर बिन्नी को BCCI का नया चीफ बनाया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा स्पोर्ट्स सेक्शन से। एंड दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।